learners, welcome to Level Up CLAT PG. My name is Shaur and today I'll be dealing with a very important judgment of 2026. So हम लोग आपको पता होगा एक पैरेलल सीरीज चला रहे हैं अबाउट जजमेंट्स. सो ऑब्वियसली मैंने उसमें बोला था कि मैं 2025 से लेके 22 से लेके जजमेंट शुरू करूंगा. 22 के भी आएंगे, आपके 23 के आएंगे, 24 के आएंगे, 25 के आएंगे. देखो यार, आज मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ. व्हेन इट कम्स टू 2025 जो है वो एकदम इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर है. तो उसके जो है आई बी ट्राइंग टू लाइक कवर अराउंड व्हाट लाइक 35-40 जजमेंट्स. ठीक है. और एक सजेशन मैं आप लोगों से पूछूंगा. मतलब ऑब्वियसली हम लोग पोल क्रिएट करेंगे इसका, लाइक फॉर ऑल, ऑब्वियसली फॉर पीपल हु आर वाचिंग आवर कंटेंट, कि क्या करें. लाइक एक वीडियो में 2 जजमेंट्स कवर करें या एक ही कवर करें, उसको 20 मिनट का रखें, या फिर 2 कवर करें और 40 मिनट का रखें. ठीक है, ये आपसे मैं पूछूंगा. बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा हो बताइएगा. तो 35-40 जजमेंट्स हैं, क्योंकि यार ये प्रीसीडिंग ईयर, उसमें काफ़ी जजमेंट्स पढ़ाने हैं. उससे पहले बस मैं टॉप 10 पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, पर हाँ, धीमे धीमे ऑब्वियसली बढ़ेंगे हम लोग. बाकी बात की जाए 2026 की, तो यार ये तो अभी शुरू ही हुआ है. अभी तो फरवरी आया है. तो फरवरी के जजमेंट्स अभी तो मैं ज़्यादा कवर कर नहीं सकता, पर बेसिकली जनवरी के जजमेंट जितने कवर हो सकते हैं उससे करूँगा. ठीक है. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 2026 में काफ़ी सारे जजमेंट्स कवर कर दूँ. एंड मैं यहाँ पे आपको कोई एश्योरेंस देने नहीं आया हूँ. मेरा यहाँ पे काम है कि मैं आपको पढ़ा दूँ. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लो. मैं हमेशा बोलता हूँ 3 स्टेप का गेम है. ठीक है, ये 3 स्टेप भाई. जजमेंट्स, ठीक है, सब्सटेंस मतलब सब्सटैंटिव लॉ, और क्वेश्चंस. अगर ये 3 चीजें आपने कर ली भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रोक पाएगा इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करने में. क्योंकि जजमेंट्स मैं पढ़ा ही रहा हूँ. सब्सटेंस की वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं. क्वेश्चंस डेली ग्रुप पे अपलोड हो रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज ग्रुप ज्वाइन करो. क्वेश्चंस डेली अपलोड हो रहे हैं. तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये 3 चीजें आपने कर ली भाई, टेक इट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, यू आर गुड टू गो. तुम कर लोगे क्रैक, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए. ठीक है, अपने कॉलेज में रहते हुए भी कर लोगे, जॉब करते हुए भी कर लोगे. जो प्रोफेशनल्स के लिए क्रैक करने का तरीका है, उस पर वीडियो भी आ रही है, मतलब आ चुकी होगी शायद अब तक. तो दिस इज द प्रीकर्सर जो बताना चाहता था. बाकी प्लीज यार ग्रुप ज्वाइन करो. ठीक है. आज का जजमेंट इज उमर खालिद वर्सेस स्टेट. ठीक है यार, उमर खालिद के बारे में तो आप जानते ही होंगे. अगर नहीं जानते हो तो यू माइट बी लिविंग अंडर अ रॉक. तो उमर खालिद इज समवन, ठीक है, इन्होंने जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजारिया ने एक जजमेंट दिया, डिसीजन जनवरी का जजमेंट है. ठीक है, बेसिकली गुलफिश फातिमा वर्सेस स्टेट, ये केस का नाम है. ठीक है. तो उमर खालिद का अपील बेसिकली यहाँ पे था फॉर गेटिंग बेल, जो कि खारिज हो गया, जो कि उसको बेल नहीं मिली. ठीक है. तो उमर खालिद के बारे में तो सब जानते होंगे. जिस नहीं जानते होंगे तो बस एक बूलियन सर्च करनी है आपको. प्लस एक तरीका होता है यार, दिल्ली राइट्स 2020 प्लस उमर खालिद. इतना बूलियन सर्च करके गूगल पे डाल दोगे ना, मालूम पड़ जाएगा उमर खालिद कौन है. तो उमर खालिद के बारे में आप जान ही जाओगे ऐसे. अगर नहीं पता तो एकदम एकदम क्लीन स्लेट के साथ इस केस को, तो बाकी जितना बता सकता हूँ उसके अंदर बताऊंगा. ठीक है, क्योंकि पूरी क्रॉनोलॉजी देने के लिए वीडियो पे 40 मिनट का गेन हो जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जितना बता सकता हूँ, लाइक क्रॉनोलॉजी आपको सेट कर दूंगा मन में. बाकी अच्छे डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, लाइक ऐसे ही क्यूरियोसिटी में. ठीक है, ऐसा हो ना कि पूछा जाएगा तुमसे क्लैट पीजी में कि उमर खालिद कौन है. पर हाँ, अगर तुम डिटेल में जाना चाह रहे हो तो जान सकते हो. ठीक है. तो होता क्या है, 2020 द ईयर, आपको सबको पता होगा कि बहुत ही अजीब सा ईयर था. इस ईयर ने हम लोगों को, लाइक आई वाज जस्ट न्यू इनटू माय कॉलेज. ठीक है, इस ईयर ने हम लोगों को हमारे घरों में बंद कर दिया था. कोरोना का लॉकडाउन लग गया था हर जगह. ठीक है, बस कई सारी चीज़ें हुई थी. तो फरवरी 2020 की बात है. फरवरी में तब इतना लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा था, वो सब अप्रैल में लगना शुरू हुआ था. तो उस समय क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली होता है उसमें CAA आपको शायद पता ही होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. CAA और NRC नहीं चल रहा था, जिसको लेके कई सारे मैटर हो रहे थे. दिल्ली में भी आ कहते हैं CAA NRC की वजह से कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे बहुत सारा चक्का जाम हुआ था, दंगे फसाद हुए थे. लाइक आई रिमेंबर मेरे 2019 के बर्थडे पे, जब मैं 19 साल का हुआ था इन दिसंबर, क्या हुआ था कि मैं देख रहा था कि मेरे पूरे बर्थडे के दिन मैं इतना अंदर से टेंस था कि यार क्या गिफ्ट मिला है मुझे बर्थडे में. क्योंकि पूरे दिन इंटरनेट ही नहीं था. पूरे दिन इंटरनेट चल ही नहीं रहा था. बट हाँ, इट वॉज अ लाइक बिजार एंड न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आई वॉज क्वाइट एक्सटेटिक कि इंटरनेट के बिना दुनिया में लोग जीते ही थे. आज हम लोग को वो एक्सपीरियंस मिल गया, बट नॉट फ्रॉम द लाइक वेरी गुड स्टैंड पॉइंट. अच्छे तरीके से तो नहीं मिला, बट चलो. तो 2020 में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. तो अब दिल्ली पुलिस ने जो है, जब इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी, छानबीन करी, तो उन्होंने एक एक्यूजेशन हल किया. ठीक है, उन्होंने कहा इस राइट्स के पीछे एक आदमी का हाथ है, जिसकी पूरी कंस्पिरेसी थी. समझे कि नहीं समझे? अब वो कंस्पिरेसी क्या थी, किसका हाथ था,
ये कंस्पिरेसी थी उनके हिसाब से उमर खालिद की। उमर खालिद ने क्या किया था, उमर खालिद की कंस्पिरेसी थी, उसका हाथ था इस पूरे दंगे फसाद के पीछे, और उसने इसलिए किया था ताकि ही कैन पैरालाइज, मतलब पैरालाइज करना समझते हो ना सब लोग, बेजान बेकार कर देगा दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्टेट है उसको हिला के रख देगा उमर खालिद। ऐसा उनका वो था एलिगेशन कि उमर खालिद का यही प्लान था, यही वो चाहता था, इस वजह से ये प्रॉपर रायट्स हुए। अब क्या हुआ कि उमर खालिद जो है सितंबर 2020 में डिटेन कर दिया गया। डिटेन मतलब पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा उसको, प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट के अंदर और कई सारे लॉज यूएपीए वगैरह के अंदर 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए डिटेन कर दिया गया इन प्री ट्रायल कस्टडी। समझ रहे हो, ये प्रॉपर कन्विक्शन नहीं है, ये डिटेंशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटेंशन एंड कन्वेंशन, ठीक है। बेसिकली ये जो हुआ उसके साथ, ये थी प्री ट्रायल कस्टडी की, ट्रायल शुरू होने से पहले जो कस्टडी होती है विद पुलिस मैन। बेसिकली डिटेंशन में और कन्विक्शन में एक बहुत छोटा सा अंतर है, छोटा सा क्या, चलो ठीक है छोटा ही कह लो। डिटेंशन क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो वो केस ए के गोपालन, जिस केस से पूरा गोल्डन ट्रायंगल शुरू हुआ। बेसिकली ए के गोपालन क्या था, ए के गोपालन पे अगर हम लोग उस आदमी को एक को डिटेन कर रखा था, एक जेल के अंदर रख रखा था, किसी पर्टिकुलर बॉस्टल होम वगैरह में कहीं पे रखा हुआ था कि आप यहाँ पे रहेंगे, आप यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, उसको डिटेन करा हुआ है। कन्विक्शन क्या होता है, कन्विक्शन जब कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और कोई इंसान को गिल्टी पाया जाता है, उसका सजा शुरू होती है, तो वो कन्विक्ट माना जाता है कि ये कन्विक्ट है। पर टिल ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है तो प्री ट्रायल कस्टडी पुलिस अपने पास रख सकती है और डिटेन करा जाता है एक इंसान को कि इसको जब तक भाई हमने ट्रायल, अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तब तक इसको रखो यहीं पे ताकि ये कुछ और इशू ना क्रिएट कर दे, ठीक है। तो डिटेन किया गया था, कन्विक्ट नहीं किया गया था। अब जो पिटिशनर थे, ठीक है, पिटिशनर थे, उन्होंने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर को चैलेंज किया कि बेल मिल जाए उमर खालिद को, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया। और उनका आर्गुमेंट बेसिकली जो पिटिशनर थे उनका ये था कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जैसे देखो यार, जो अपील डाली थी उमर खालिद की फैमिली ने, उसकी बहन वगैरह ने, वो यही बोल रही थी कि उमर खालिद को अपने कंस्पिरेसी के बेसिस पे जो 5 साल से डिटेन कर रखा है, वो डिटेन मतलब बेसिकली जो कर रखा है जितने भी समय के लिए, वो आपने डिटेन कर रखा है, पर किस ग्राउंड्स पे कर रखा है। देखो जब पुलिस कोई भी काम करती है तो वहां पे एक चीज चाहिए होती है, इसको हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस, साक्ष्य सबूत। अगर साक्ष्य और सबूत नहीं है तो आप किसी इंसान को ऐसे ही डिटेन नहीं कर सकते, ये उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट आर्टिकल 21 का ब्रीच हो गया ये, समझे। तो जब आप ये कर रहे हो तो बेसिकली इसके बिना जब आप किसी को डिटेन कर रहे हो तो वो आपका आर्टिकल 21 को वॉल्यूशन करता है। पर उनका ग्राउंड जो था अपील का, उमर खालिद की फैमिली का, वो यही था कि इसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस है ही नहीं, उसको सिर्फ फ्रेम किया जा रहा है और कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी में उसको अंदर डाल दिया गया, डिटेन कर दिया गया है इवन विदाउट एनी एविडेंस, तो वो उसकी आर्टिकल 21 को वॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। अब इश्यूज क्या आए थे ये तो आपको मैं समझा दिया, ठीक है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस पर कैसे फॉर्म करोगे, मैंने वो बूलियन सर्च बताई, वो कर लेना, देख लेना उमर खालिद कौन था, कैसा इंसान था, कितना अच्छा था, कितना बुरा था। आई एम नो वन टू शेप योर ओपिनियन, आई एम नॉट अ गाय हु विल स्प्रेड एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, आई एम हियर टू टेल यू द फैक्ट्स, ठीक है। पहला इशू, वेदर द स्टैट्यूटरी बार ऑन बेल अंडर सेक्शन 43D5 of the UAPA Act applies if the accused is a central architect rather than a peripheral participant। मैं एक चीज बोल रहा था आप लोगों से, मैं एक चीज आपको जब क्रिमिनल का केस, मतलब क्रिमिनल का मतलब मैं वीडियो बनाया था मैंने एक अप्रोच का, तो मैंने एक वीडियो आ गया था उसमें जो एक चीज बोली थी कि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना क्लैट पीजी में वो रटने वाले ही नहीं आते हैं। आप खुद देखो कि यहाँ पे सेक्शन 43D5 ऑफ यूएपीए एक्ट, अब अगर तुम इसको सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उमर खालिद केस को फ्रेम करो तो वो सीधे बोलेगा कि जो बेसिकली स्टैट्यूटरी बार है वो किस सेक्शन में है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें 43D5 जिसमें होगा आपको टिक कर देना है, आप सही हो गए, वाह बल्ले बल्ले। बट when you talk about क्लैट पीजी, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, जब स्टैट्यूटरी बार के बारे में वो बात कर रहा है बेल के ऊपर, जो यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात कर रहा है, उसके कि स्टैट्यूटरी बार बेसिकली लगता है बेल क्यों नहीं मिलती है, वो बेल अप्लाई होता है किस केस में, अगर अक्यूज एक सेंट्रल आर्किटेक्ट है। सेंट्रल आर्किटेक्ट मतलब क्या, मान लो या फिर एक पेरिफेरल पार्टिसिपेंट है, ठीक है। कैसे देखो ये समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई डोंट लाइक कॉलीफ्लावर, ठीक है, मेरे घर पे मेरी मदर ने बोला कि आज हम कॉलीफ्लावर बनाएंगे, एंड मतलब कॉलीफ्लावर बनी है घर पे, एंड दिमाग में मेरे और मेरे बहन की कंस्पिरेसी आती है कि यार हम लोग को मटन खाना है। तो हम लोग अपने दिमाग में ये चीज़ चलाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ना मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, ठीक है, कि उसका बर्थडे है तो मुझे जाना पड़ेगा मम्मी, तो मैं खाना तो खा नहीं पाऊंगा शाम को। फिर मेरी बहन कहती है, फिर मैं कहूँगा मम्मी, उसने कहा अपनी बहन को भी ले आना, वो भी गई थी, तो वो भी उसको मैंने चलने का, हम लोग बाहर चले जाते हैं, किसी को उसका बर्थडे होता नहीं, आराम से मटन वटन खाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब इस पूरी कंस्पिरेसी जो हम लोगों ने करी, इसका सेंट्रल आर्किटेक्ट मैं था जिसके दिमाग में प्लान आया, और खुशी से पार्टिसिपेट करने के लिए पेरिफेरल पार्टिसिपेंट मटन खाने के लिए मेरी बहन थी, ठीक है।
ये और कुछ नहीं, मैं आपको एक बता रहा हूँ बहुत सिंपल से लॉजिक से, कि जो 43D5 है वो बेसिकली बेल जो है वो बार करता है इन केसेस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, बट वो किसके लिए बार करता है? अगर अक्यूज तुम्हारा सेंट्रल आर्किटेक्ट है या फिर एक पेरिफेरल पार्टिसिपेंट है। आई गेस यू गॉट माई पॉइंट। चलो दूसरा, whether a prolonged delay in trial like over 5 years automatically override the statutory restrictions on bail under UAPA। क्योंकि जब मैंने 5 years बोला तो मैं खुद आप लोगों को एक शॉक वैल्यू दे रहा था कि वो इंसान, उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, वो 5 साल से जेल के अंदर है। जब इतना लंबा गैप उसकी लिबर्टी पे लगा हुआ है, अरे यार आप बोल रहे हो कि हम उसको कस्टडी में रखेंगे टिल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, ताकि क्योंकि हमको यूएपीए का पे एक्ट लगा हुआ है, उसने अनलॉफुल एक्टिविटी करी है, रायट भड़काए हैं उसको, पर तब तक जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता, ट्रायल शुरू होते में ही अभी 5 साल बीत चुके हैं, ठीक है? तो क्या इतना लंबा जो टाइम बीत गया है वो ओवरराइड नहीं कर देगा रिस्ट्रिक्शन को? कि यार देखो, एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना लंबा टाइम बीत गया है तो आपको नहीं लगता कहीं से भी कि उसके पास एक हक है कि आप उसको बेल मिल जाए इसी ग्राउंड्स पे? स्टैट्यूटरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा धीमा पड़े या ढीला पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेदर चक्का जाम, बेसिकली जो ब्लॉकेज लगे थे और ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट थे इंटेंडेड टू डिसरप्ट द एसेंशियल सर्विसेज दैट कैन बी क्लासिफाइड एज द टेररिस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए। सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए में टेररिस्ट एक्ट लिया हुआ है। जैसे आप एक चीज देखिए, हर एक्ट जो है वो कैसे उसको टेररिज्म से लिंक किया जाएगा। साइबर टेररिज्म क्या होता है, सेक्शन 70 समथिंग शायद होता है आईटी एक्ट का, ठीक है? मैं आपको वही पढ़ाऊंगा आईटी एक्ट बाकी तो समझाऊंगा उसमें। तो टेररिस्ट एक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है, हर जगह पे टेररिज्म का एक अलग डोमेन होता है ना, हर चीज में टेररिज्म के भी डोमेन्स होते हैं कि यार आप अलग अलग फील्ड्स में अलग तरीके से टेररिज्म कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं लोग, कर मत लेना, बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो जो उनका मतलब तीसरा क्लॉज, तीसरा जो इशू था वो ये था कि अगर कोई इंसान चक्का जाम, मतलब अगर उसने किया भी, कॉन्स्पिरेटर था भी, तो क्या चक्का जाम लगाना, जब ब्लॉकेट करना जरा जरा रोड पे, ठीक है, और ये प्रोटेस्ट कराना, ठीक है, ताकि दिल्ली की जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे भाई एसेंशियल सर्विस क्या होती हैं एक स्टेट में, भाई एम्बुलेंस हो गई, पुलिस हो गई, जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एंड बेसिकली पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करती हैं, पब्लिक के लिए काम आती है, उनके वेलफेयर के लिए, उसको क्या वो अगर वो उससे रुक जाती हैं उस ब्लॉकेट या कहते हैं प्रोटेस्ट से, तो क्या वो एक टेररिस्ट एक्ट बन जाता है? मतलब कोई इंसान अगर स्टेट में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है, जिससे क्या होता है कि ब्लॉकेट लगते हैं जगह 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 जगह, लोग खड़े हो जाते हैं प्रदर्शनकारी, उससे मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस की बहुत जरूरत है पर एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि भाई वो ब्लॉकेट लगा हुआ है, तो क्या वो ब्लॉकेट जो लगा हुआ है, समझ रहे हो आप, जो ब्लॉकेट लगा हुआ है, वो सब सारे जो एक्ट हैं वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है? क्या ये सब जो उसने किया है जिस बंदे ने, वो टेररिस्ट है इस वजह से सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए के अंदर? तो ये तीसरा इशू था यार। इशू में बहुत अच्छे से इसलिए समझाता हूँ यार, आपको बोर लगता हो तो यार फिर 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, पर भाई मैं क्या करूँ, इशू में इसलिए समझाता हूँ कि इशू समझ नहीं आएगा फिर वही चीज़ होगी यार, बस ऐसे ही पढ़ लोगे, क्योंकि इशू जानोगे नहीं तो फिर उस पर खुद का ओपिनियन कैसे बनाओगे? तुमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ओपिनियन भी बनाना है। लॉ कल को भाई लॉ जो है तुम लोग लॉ मेकर भी बन सकते हो, जज बन सकते हो भाई, बड़े बड़े फील्ड्स में जा सकते हो। तो और मैं जज से वो बात नहीं कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज, वो लोग मतलब वो लोग तो लॉ मेकर होते भी नहीं होते कुछ खास, मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट लेवल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनका बनाया लॉ ऑब्वियसली अपील हो सकता है, पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के जज अगर आप बनते हैं, अच्छे बड़े वकील बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, भाई समझो इशूज़ फ्रेम करना, इशूज़ को समझना, केस को समझने में मजा आता है। हर एक कंपोनेंट इसीलिए रखा गया है वहाँ पे ताकि उसको पढ़ के चलो एक अच्छे से मेंटेन करते हैं क्रोनोलॉजी में, ठीक है? बात कर लेते हैं इसकी आर्ग्यूमेंट। पहले तो बात करते हैं डिफेंस की, जो उमर खालिद और शर्जील इमाम थे, उनकी तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स आए थे। उनका पहला आर्ग्यूमेंट था कि जो प्रोटेस्ट उन्होंने किए वो बिल्कुल रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। जैसे आप आर्टिकल 19 सबने पढ़ा होगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा है तो क्यों नहीं पढ़ा है? आर्टिकल 19(1), ठीक है, उसमें ए आपका हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स बेसिकली एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा आर्टिकल 19 के तहत एक मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट है। तो जो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली डिफेंस, कि जो प्रोटेस्ट हुए थे वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थे और रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थे, वो कोई तरीके से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो हर चीज लॉ के दायरे में रह के करी गई थी, समझे? और एक चीज उन्होंने ये भी बोली कि जो बेसिकली बोला जा रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर भाई आप देखो यार प्रोटेस्ट वगैरह जब होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही मामला, भाई इतनी भीड़ लगेगी, इतना सारा भाई झगड़ा झंझट हो सकता है थोड़ा बहुत, पर कोई एज सच ओवर्ट एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं था। जब आप लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो उसमें आईपीसी में सेक्शन 149 है, ठीक है, 149 कॉमन असेंबली, ठीक है, कॉमन असेंबली बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट, जब अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, अब आप जुड़ते हो सारे लोगों का उसमें हो ना हो कि कॉमन इंटेंशन से अलग होता है वो, जब क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा समझाऊंगा उसमें एक दिन ये टॉपिक अच्छे से, कॉमन इंटेंशन से कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ओवर्ट एक्ट का बहुत बड़ा रूल हो जाता है उस केस में। ओवर्ट एक्ट का रूल कैसे बन जाता है? आप ऐसे बन जाता है कि देखो जब ओवर्ट एक्ट की बात की जा रही है कि भाई उस पर्टिकुलर असेंबली में जब कोई ऐसा एक्ट ही नहीं हुआ, लाइक वो असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉमन ऑब्जेक्ट था प्रोटेस्ट करना, पर उसमें कोई ओवर्ट एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं था,
ओवर्ट एक्ट, कोई ओवर्ट एक्ट मतलब कोई सामने से किसी ने कोई ऐसा हो, अगर उसमें एक आदमी वायलेंस करता तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट मान लिया जाता पूरी असेंबली का। अगर आप बहुत बड़ी एक भीड़ इकट्ठा करो, प्रदर्शन करो कि हम ये करेंगे वो कर देंगे, हम इंकलाब जिंदाबाद, और उसमें से एक आदमी भी किसी पुलिस वाले को पकड़ के पीट दे, दो आदमी मिलकर भी, और असेंबली मान लो 50 लोगों की हो, तो वो सबके सब अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट, इसका रूल है कॉमन ऑब्जेक्ट का कि आपके सबके सब लोग उसमें जुड़ जाते हो और आप लोग मानते हो कि आप लोग मान लिया जाता है कि हाँ ये सब लोग इन्वॉल्व थे। तो जो जो लोग आइडेंटिफाई होंगे सबके सब पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे। तो बेसिकली मेरी बात यही बोली जा रही है कि यहाँ पे कोई भी ओवर्ट एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं हुआ था, तो ये अनलॉफुल असेंबली नहीं थी। और लास्ट आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी जो मैंने बोला ही था, भाई इतने दिन से जो उसका प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन चल रहा है वो उसका जो है राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट है। आप एक इंसान को इतने दिनों से रखे हुए हो जेल के अंदर इन प्री ट्रायल कस्टडी, उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, कोई आइडिया भी नहीं कब शुरू होगा, इस तरीके से आप तो उसकी लाइफ बिल्कुल बेसिकली उसकी लाइफ जो है उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट डाल रहे हो। वो कभी बाहर आएगा कि नहीं आएगा उसको खुद को नहीं पता। तो दिस इज द थिंग जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी वहां पे। अब प्रोसिक्यूशन, जो दिल्ली पुलिस थी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला खालिद जो था, उमर खालिद, वो पूरा जो है वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट था। मतलब वो बंदा जो है वो बेसिकली इस पूरे चीज का मास्टरमाइंड था। उसका ये प्लान था कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोग दिल्ली की सारी एसेंशियल सर्विस को रोक दें, सारी एसेंशियल चीजें रुक जाएं, और उससे क्या हो, उससे ये चीज हो कि दिल्ली जो है उसमें लॉलेसनेस क्रिएट हो, स्टेट का ऑर्डर कोलैप्स हो जाए। तो इनका पहला ही रूल ये था कि जो खालिद था वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट था, और इसलिए उस पर जो स्टैट्यूटरी बार मैंने अभी आगे बताया था पहले इशू में, ठीक है, स्टैट्यूटरी बार जो है वो उस पर अप्लाई होगा, तो वो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। और फाइनली बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और कंटिन्यूइंग कंस्पिरेसी थी। देखो कंस्पिरेसी का सीन बहुत अलग होता है। कंस्पिरेसी इज अ इनक्वाइट ऑफेंस, मतलब अगर तुम लोग दो लोग जो है मिलकर डिसाइड कर लो कि मैं कोई पर्टिकुलर इलीगल एक्ट करूंगा, तो भले वो तुम एक्ट कर पाओ ना कर पाओ, और कंस्पिरेसी ही प्रूव हो गई तो तुम जेल चले जाओगे, अगर उसका बेसिकली कंस्पिरेसी पनिशेबल हुई। ठीक है, आप किसी को कंस्पायर करो मर्डर करने के लिए, तो भले आपका प्लान भी पकड़ लिया जाओ, कंस्पिरेसी में चले जाओगे जेल, समझे। तो बेसिकली कहना जा रहा है कि जो यहाँ कहना क्या चाह रहे थे स्टेट गवर्नमेंट की, जो कंस्पिरेसी थी उमर खालिद ने करी वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और कंटिन्यूइंग थी। मतलब वो जो पूरा उसने सांठगांठ बिठाई, वो एकदम दिमाग लगा के एक प्रॉपर प्लान बनाया उसने, और फिर ये चीज़ करी। आप एविडेंस देखिए, ये एविडेंस जो उन्होंने बोला था उमर खालिद के एडवोकेट ने कि यहाँ एविडेंस नहीं, उन्होंने बोला हम आपको दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे ताकि एसेंशियल सर्विसेज रुकें, एक इशू क्रिएट हो, सिचुएशन ऑफ पैंडेमोनियम एंड केओस क्रिएट हो दिल्ली की स्टेट में। तो इस वजह से वो जो कंस्पिरेसी थी बहुत स्ट्रक्चर्ड थी, एंड कंस्पिरेसी जो है बिल्कुल कंटिन्यूइंग नेचर की थी, लगातार आगे और भी जो चीज़ें थी वो रुक रही थी उस वजह से, मतलब और भी उसका क्युमुलेटिव इफेक्ट हो रहे थे। तो ये दोनों साइड ये आर्गुमेंट थे। अब आते हैं डिसीजन, तो प्रोविजन सुन लो। अच्छा, आईपीसी आपको यहाँ क्यों लिख रखा है, 2020 का केस है भाई, तब आईपीसी थी। पहले तो यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके 3 प्रोविजन यहाँ पे इन्वॉल्व थे। सेक्शन 15, ठीक है। अब हर एक प्रोविजन मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, अब आराम से आके, इतना आपको भगवान ने बुद्धि बख्शी होगी, इतना आपको आराम से समय बख्शा होगा कि अब आराम से जाके इसको आराम से देख सकते हैं। यूएपीए का बढ़िया कुछ नहीं करना है, लैपटॉप में अपना टैब मोबाइल कुछ भी खोलना है, उसमें आराम से यूएपीए टाइप करना है, ब्राउजर के तुम्हारा आएगा यूएपीए ब्राउजर पे, एकदम जो पहली लिंक मिले उसको क्लिक करो, अच्छे से पढ़ लो, इतना तुमको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई पर्टिकुलर मतलब सेक्शन या कुछ, तो यार कमेंट कर देना, उस पर वीडियो आ जाएगी, वीडियो शॉर्ट आ जाएगी उस पर्टिकुलर सेक्शन को समझाते हुए, ठीक है, अगर कमेंट कर दोगे तो। उसके अलावा सेक्शन 15 बेसिकली क्या कहता है आपका, ये है टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। उसके अलावा सेक्शन 18 के बारे में बोला गया, सेक्शन 18 आपका कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। और सेक्शन 43D5 ये क्या करता है, 43D5 क्या करता है, ये बेल जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ केसेस में, ये इन्वॉल्व थे। आईपीसी का कौन सेक्शन इन्वॉल्व था, आईपीसी का राइटिंग, मर्डर और सेडिशन। राइट मर्डर आपको सबको पता ही होगा यार, 300/302 जिसमें उसकी सजा है। राइटिंग शायद से 154 में है, और आपका सेडिशन 124A ये इन्वॉल्व था। सेडिशन आपको पता ही होगा, देश गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेट की भावना फैलाना, मर्डर मतलब किसी को मारना ऑब्वियसली, और 150 और राइटिंग मतलब दंगे करना, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन बताया था वो उमर खालिद के फेवर में था कि आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, वो इतने समय से जेल में था विदाउट एनी ट्रायल बीइंग कंडक्टेड, सो वो उनकी आर्टिकल 21 जो उनकी राइट टू लिबर्टी है उसको ब्रीच कर रहा था। दिस लाइक दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस केस। नाउ कमिंग एट द जजमेंट, पहली चीज आप देख लो, बेल नहीं मिली भाई साहब को, बेल डिनाइड। क्यों नहीं मिली, क्या रीजंस था, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ली, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोर्ट जो है शर्जील इमाम को और उमर खालिद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है। वो बोलती है कि ये दोनों लोग जो शर्जील इमाम और उमर खालिद वो थे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। जैसे मेरे मटन खाने वाले एग्जांपल में मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट था, ये दोनों भी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, ये हो गया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। उसके अलावा
उन्होंने ये बोला कि सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए जो है, जो टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है, वो लिमिटेड नहीं है कि आप वहां पे यूज ऑफ एक्सप्लोजिव करोगे, कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज करोगे तभी टेररिस्ट एक्ट होगा, ठीक है। उनका बेसिकली था कि कोई भी एक्ट बिना एक्सप्लोजिव के भी अगर हो, अगर वो एसेंशियल सप्लाईज और एसेंशियल सर्विसेज को रोक देता है एक स्टेट की, तो वो टेररिस्ट एक्ट ही माना जाता है। इसलिए ये लोग प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी करी थी, इसलिए इनकी बेल डिनाई हो जाएगी क्योंकि ये सेक्शन 15 में फॉल करेंगे, इनकी कंस्पिरेसी सेक्शन 18 के अंदर फॉल करेगी, और इन पे 43D5 का जो रूल होगा, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो होगा ऑफ बार ऑन और रिस्ट्रिक्शन ऑन बेल, वो अप्लाई होगा, एंड हेंस दीज पीपल विल बी डिनाइड बेल, ठीक है। ये इनका पहला वो था ग्राउंड। उसके बाद आगे बात करते हैं बाकी जो अदर अक्यूज थे उनके बारे में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो और 5 अक्यूज थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि ये थे पेरिफेरल, जो मेरी बहन बनी थी मेरे एग्जांपल में, ये लोग पेरिफेरल थे, मतलब ये लोग बस साथ थे, ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट नहीं थे। तो इसलिए उनका जो है कहते हैं कंटिन्यूड बेसिकली उमर खालिद के साथ उसके पेरिफेरल जो थे, उनका सबका भी कहते हैं कंटिन्यूड इनकार्सरेशन चला। तो इनका जो इनकार्सरेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो इनको रिलीज कर दिया जाएगा। बट फॉर उमर खालिद, ही वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, हेंस ही वोंट बी गिवन बेल एट एनी कॉस्ट, ये बोला गया। दिस वाज द डिसीजन। और एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच उन्होंने ली कि भाई देखो, हम दो लोगों में डिवीजन क्रिएट करेंगे बिटवीन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट एंड पेरिफेरल पार्टिसिपेंट्स। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिसीजन आया। मैं इसलिए पढ़ा दिया आप लोगों को कि आप लोग अपडेट रहो, अभी रिसेंट आया है, कोई बहुत बड़ा जो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बाकी एक जया ठाकुर केस हुआ है, वो तो अपलोड हो गया होगा, वो भी पढ़ा दिया मैंने। तो बस दिस वॉज द केस ऑफ उमर खालिद वर्सेस स्टेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट पीजी, एंड प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन करिए, ताकि हम आपको और भी सारा कंटेंट डिलीवर कर सकें। काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए प्लान भी हमने किया अलग अलग एग्जाम्स को लेकर भी। तो प्लीज़ कई सारे टेस्टिमोनियल्स भी आने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज शौर्य। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।